उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करती आई है। यहां की 80 लोकसभा सीटें और विधानसभा की 403 सीटें यह बताने के लिए काफी हैं कि देश की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर ही दिल्ली जाता है। यही कारण है कि हर बड़ी पार्टी, चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, सभी की नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी रहती हैं। लेकिन इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक सवाल अक्सर उठता है, क्या यहां कोई नया दल खड़ा हो सकता है जो जनता के दिलों में जगह बना सके और बड़े बड़े दलों को चुनौती दे सके? और अगर ऐसा कोई दल बनता है तो उसके केंद्र में कौन नेता होंगे? यहीं से चर्चा शुरू होती है दो बड़े नामों की, मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण। मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की सर्वेसर्वा हैं, और चंद्रशेखर जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और युवा नेता हैं। इन दोनों के नाम भले ही अलग अलग पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हों, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, बहुजन समाज की राजनीति को मजबूत करना और उसे सत्ता के केंद्र तक पहुंचाना। अब जरा सोचिए, अगर मायावती और चंद्रशेखर मिलकर एक नया दल बनाने का फैसला करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? यह सवाल अपने आप में इतना बड़ा है कि इसके भीतर कई परतें छिपी हुई हैं। पहली परत है वोट बैंक की। मायावती का कोर वोट बैंक दलित समाज, खासकर जाटव समुदाय है। यह वोट बैंक लंबे समय से बसपा के साथ खड़ा रहा है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में इसमें थोड़ी सेंध लगी है, लेकिन अभी भी यह वोट बैंक बसपा की रीढ़ है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर का आकर्षण युवाओं और दलित समाज के उस तबके में है जो नई राजनीति की तलाश में है। चंद्रशेखर की छवि एक जुझारू और आक्रामक नेता की है जो सीधे सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ते हैं। अब अगर ये दोनों नेता साथ आते हैं और नया दल बनाते हैं तो सबसे पहले दलित समाज के भीतर एक बड़ा उत्साह पैदा होगा। दलित वोटर यह महसूस करेगा कि अब उसके पास एक नई ताकत है जिसमें अनुभव भी है और जोश भी। मायावती का अनुभव और चंद्रशेखर की ऊर्जा मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से बदल दे। लेकिन सिर्फ दलित वोट बैंक से कोई भी दल सत्ता में नहीं आ सकता। इसलिए दूसरा बड़ा सवाल है, यह नया दल अन्य वर्गों को कैसे साथ लाएगा? मायावती की राजनीति का इतिहास बताता है कि उन्होंने हमेशा सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति की है। कभी ब्राह्मणों के साथ गठबंधन किया, कभी मुस्लिम समाज को साधा तो कभी पिछड़ों को साथ लिया। यही कला अगर नए दल में भी अपनाई जाती है तो यह भाजपा और सपा दोनों के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। मुस्लिम समाज की बात करें तो फिलहाल वह सपा के साथ खड़ा दिखता है, लेकिन अगर नया दल यह संदेश देने में कामयाब होता है कि वह भाजपा को हराने में अहम भूमिका निभा सकता है तो मुस्लिम वोटरों का झुकाव उसकी ओर हो सकता है। वहीं पिछड़े वर्ग, खासकर छोटे छोटे जातीय समूह जो भाजपा और सपा के बीच बंटे हुए हैं, वे भी नए विकल्प की तलाश में हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इस नए दल की राजनीतिक रणनीति कैसी होगी? सबसे पहले तो उसे अपनी पहचान अलग तरीके से बनानी होगी। लोग यह न समझें कि यह बसपा और आजाद समाज पार्टी का मिला जुला संस्करण है, बल्कि इसे एक नई राजनीतिक धारा के रूप में सामने आना होगा। इसके लिए जरूरी है कि दल अपने एजेंडे को साफ साफ रखे, जैसे शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, किसानों के मुद्दे, युवाओं की आकांक्षाएं और महिलाओं की सुरक्षा। चंद्रशेखर की राजनीति का फोकस अभी तक सड़क और आंदोलन पर रहा है, वहीं मायावती का फोकस सत्ता और प्रशासन पर रहा है। अगर ये दोनों दृष्टिकोण मिलते हैं तो एक ऐसा मंच बन सकता है जो न केवल जनता की लड़ाई लड़ सके बल्कि सत्ता में आकर उसे लागू भी कर सके। दूसरी ओर इस नए दल के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी भाजपा का मजबूत संगठन और उसका हिंदुत्व का एजेंडा। भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में दलित वोट बैंक में भी सेंध लगाई है। ऐसे में नया दल यह कैसे सुनिश्चित करेगा कि दलित वोट बैंक वापस उनकी ओर आए? यह एक बड़ी रणनीतिक चुनौती होगी। इसी तरह समाजवादी पार्टी का समीकरण भी उनके रास्ते में आएगा। अखिलेश यादव के पास यादव और मुस्लिम का कोर वोट बैंक है। अगर नया दल मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा तो सपा का सीधा नुकसान होगा। ऐसे में सपा और नए दल के बीच टकराव होना तय है। लेकिन राजनीति में यह भी सच है कि जनता हमेशा नए विकल्प की तलाश में रहती है।
अगर जनता को यह महसूस होता है कि नया दल वास्तव में उनके मुद्दों की राजनीति कर रहा है, तो वह उसे मौका दे सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए, चुनावी मैदान में एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ सपा और तीसरी तरफ मायावती चंद्रशेखर का नया दल। यह तस्वीर ही बताती है कि मुकाबला कितना रोमांचक हो सकता है। भाजपा के पास सत्ता और संगठन की ताकत होगी, सपा के पास यादव मुस्लिम का समीकरण होगा और नए दल के पास दलित युवा महिला पिछड़े वर्ग का जोश और उम्मीद होगी। अगर यह नया दल चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करता है और 120 सीटें जीतने में सफल हो जाता है, तो यह सत्ता की चाबी अपने हाथ में रख सकता है। ऐसे में बिना इसके समर्थन के कोई भी दल सरकार नहीं बना पाएगा। जब हम यह सोचते हैं कि मायावती और चंद्रशेखर अगर मिलकर नया दल बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी होगी, तो हमें इतिहास की ओर भी देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नए दलों के उभरने की परंपरा पुरानी रही है। कभी चौधरी चरण सिंह ने किसानों के नाम पर आंदोलन खड़ा किया, तो कभी मुलायम सिंह यादव ने पिछड़ों के नाम पर समाजवादी पार्टी को खड़ा किया। मायावती ने भी भीमराव अंबेडकर के विचारों के आधार पर बहुजन समाज पार्टी खड़ी की और सत्ता तक पहुंचाई। यानी अगर मायावती और चंद्रशेखर नया दल बनाते हैं तो यह कोई असंभव सपना नहीं होगा। अब बात करते हैं इस नए दल की संभावनाओं और रणनीतियों की। सबसे पहले यह देखना होगा कि इस दल की विचारधारा क्या होगी। विचारधारा साफ और सशक्त होनी चाहिए ताकि जनता को यह महसूस हो कि यह सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज को बदलने के लिए आया है। अगर दल अपने आप को बहुजन, अल्पसंख्यक, किसान, युवा और महिला केंद्रित बताता है तो यह एक बड़ी आबादी को आकर्षित कर सकता है। दूसरी बड़ी रणनीति होगी युवाओं को जोड़ने की। उत्तर प्रदेश की आबादी में युवाओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। लाखों युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वर्तमान पार्टियां सिर्फ वादे करती हैं, काम नहीं। ऐसे में अगर चंद्रशेखर युवाओं के प्रतीक के रूप में सामने आते हैं और मायावती अपनी राजनीतिक पकड़ से उन्हें संगठित करती है, तो यह नया दल युवाओं की पहली पसंद बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मायावती और चंद्रशेखर का मेल लंबे समय तक चल पाएगा? क्योंकि राजनीति में अक्सर देखा गया है कि बड़े नेता और युवा नेता साथ तो आते हैं, लेकिन विचारों में मतभेद के कारण अलग भी हो जाते हैं। मायावती का स्टाइल बेहद अनुशासित और संगठन प्रधान है, वहीं चंद्रशेखर का स्टाइल आक्रामक और आंदोलन प्रधान। अगर दोनों एक दूसरे के गुणों को समझकर आगे बढ़ते हैं तो यह कॉम्बिनेशन लंबे समय तक चल सकता है। अब आइए बात करते हैं भाजपा पर असर की। भाजपा ने 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में जिस तरह बहुमत पाया है, उसका आधार हिंदुत्व और विकास का एजेंडा रहा है। साथ ही भाजपा ने दलितों और पिछड़ों को भी लुभाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। अगर मायावती और चंद्रशेखर नया दल बनाते हैं तो भाजपा को सबसे बड़ा खतरा दलित वोट बैंक से होगा। भाजपा को डर होगा कि दलित समाज फिर से अपने असली नेताओं के साथ जुड़ जाएगा। ऐसे में भाजपा को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी पर भी गहरा असर पड़ेगा। सपा का कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम है, लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी संख्या नए दल की ओर आकर्षित हो सकती है, क्योंकि वे हमेशा ऐसे दल के साथ जाते हैं जो भाजपा को हराने की क्षमता रखता हो। अगर नए दल का ग्राउंड पर प्रभाव दिखने लगे तो मुस्लिम समाज का झुकाव उसकी ओर हो सकता है। इससे सपा कमजोर होगी। कांग्रेस की बात करें तो उसका उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा असर नहीं बचा है, लेकिन अगर नया दल बनता है तो कांग्रेस और भी हाशिए पर चली जाएगी। कांग्रेस के जो बचे खुचे वोट हैं वे भी नए दल की ओर जा सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 बड़े खिलाड़ी होंगे, भाजपा, सपा और मायावती चंद्रशेखर का नया दल, तो चुनावी तस्वीर कितनी दिलचस्प होगी। यह स्थिति किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगी। यहां पर एक और अहम सवाल उठता है, क्या यह नया दल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित रहेगा या फिर पूरे देश में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेगा? अगर यह दल अंबेडकरवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय के एजेंडे पर आगे बढ़ता है तो इसकी गूंज महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहां तक कि दक्षिण भारत तक भी पहुंच सकती है। चंद्रशेखर की युवा छवि और मायावती का राष्ट्रीय अनुभव मिलकर इसे देशव्यापी दल बना सकते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई नया दल बनता है उसे संगठन खड़ा करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने
और संसाधन जुटाने में काफी मेहनत लगती है। मायावती के पास पहले से एक बड़ा संगठन है, चंद्रशेखर के पास युवाओं की फौज है, लेकिन दोनों को मिलाकर नए ढांचे में ढालना एक चुनौती होगी। अब अगर हम कल्पना करें कि यह नया दल चुनाव लड़ता है और 150-200 सीटें जीत लेता है, तो स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। उस हालत में भाजपा और सपा दोनों को सरकार बनाने के लिए इनका समर्थन लेना पड़ेगा, यानी सत्ता की असली चाबी इनके हाथ में होगी। अगर ऐसा होता है तो मायावती और चंद्रशेखर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन सा वर्ग किस अनुपात में सरकार में शामिल होगा और किन नीतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पहली बार ऐसा लगेगा कि बहुजन समाज की राजनीति ने वास्तव में सत्ता पर निर्णायक असर डाला है। हालांकि यह भी सच है कि विपक्षी पार्टियां और भाजपा दोनों इस गठजोड़ या नए दल को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाएंगी। भाजपा दलित समाज को अपने साथ बनाए रखने के लिए नई योजनाएं ला सकती है, वहीं सपा इस कोशिश में रहेगी कि मुस्लिम समाज उसके साथ ही रहे। लेकिन राजनीति में जो पार्टी जनता की उम्मीदों को सबसे अच्छे ढंग से पेश करती है, वही सफल होती है। इसलिए अगर मायावती और चंद्रशेखर यह दिखाने में सफल हो जाते हैं कि वे सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज को नई दिशा देने के लिए आए हैं, तो जनता का भरोसा उन पर टिक सकता है। अगर मायावती और चंद्रशेखर मिलकर नया दल बनाते हैं तो यह केवल चुनावी समीकरण तक सीमित मामला नहीं होगा, बल्कि यह समाज के भीतर भी गहरी हलचल पैदा करेगा। दरअसल दलित समाज लंबे समय से यह महसूस कर रहा है कि उसके मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही जितनी दी जानी चाहिए। मायावती ने जब पहली बार सत्ता हासिल की थी, तब दलित समाज में उम्मीद की एक लहर दौड़ी थी, लेकिन समय बीतने के साथ मायावती पर यह आरोप लगने लगे कि उन्होंने सत्ता तो पाई, पर दलित आंदोलन की ऊर्जा को कम कर दिया। दूसरी तरफ चंद्रशेखर की एंट्री ने उस खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से जगाने का काम किया है। इसीलिए अगर दोनों मिलकर नया दल बनाते हैं तो यह दलित समाज में एक नए राजनीतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन सकता है। लोग इसे ऐसे देख सकते हैं कि अब एक ऐसा मंच बना है जिसमें अनुभव भी है और जुझारूपन भी। यह समाज को यह संदेश देगा कि बहुजन राजनीति अब बिखरी हुई नहीं बल्कि एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि इस एकजुटता का असर किस किस वर्ग पर पड़ेगा। सबसे पहले तो दलित समाज पर। मायावती के साथ पहले से जुड़ा हुआ वोट बैंक चंद्रशेखर के करिश्माई नेतृत्व से और मजबूत हो सकता है। दलित युवाओं का एक बड़ा हिस्सा जो अब तक भाजपा या सपा की ओर खिंच गया था, वह वापस अपने समाज के नेताओं की ओर लौट सकता है। दूसरा असर होगा पिछड़े वर्ग पर। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की कई जातियां हैं जो अभी तक भाजपा और सपा के बीच बंटी हुई हैं। अगर नया दल इन जातियों को यह भरोसा दिला सके कि उनकी हिस्सेदारी यहां ज्यादा होगी, तो वे नए विकल्प की ओर जा सकती हैं। खासकर वे पिछड़ी जातियां जो खुद को सपा के यादव वर्चस्व और भाजपा के ऊपरी जातीय झुकाव से असंतुष्ट मानती हैं। तीसरा असर होगा मुस्लिम समाज पर। मुस्लिम समाज हमेशा ऐसे दल की तलाश में रहता है जो भाजपा को रोक सके। अगर नया दल चुनावों में दमदार प्रदर्शन करता दिखा तो मुसलमानों के लिए यह एक भरोसेमंद विकल्प बन सकता है। इससे समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा झटका लगेगा। अब बात करते हैं चुनावी रणनीति की। नया दल अगर बनता है तो उसे चुनाव जीतने के लिए केवल जातीय समीकरण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसे उन मुद्दों को उठाना होगा जो जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा, किसानों के लिए फसल का उचित दाम, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, दलितों और पिछड़ों के लिए समान अवसर, भ्रष्टाचार और अपराध पर सख्त नियंत्रण। अगर यह दल इन मुद्दों पर ठोस कार्यक्रम और वादे लेकर आता है तो यह जनता के बीच विश्वास पैदा कर सकता है। यहां पर मायावती का अनुभव काम आएगा। उन्हें पता है कि सत्ता में आने के बाद कौन सी नीतियां लागू करनी होती हैं और किस तरह प्रशासन को नियंत्रित करना होता है। वहीं चंद्रशेखर का जुझारूपन और जनता से सीधा जुड़ाव चुनावी रैलियों और आंदोलनों में काम आएगा। दोनों की ताकतें मिलकर जनता के बीच गहरी पैठ बना सकती हैं। अब सवाल उठता है, क्या इस नए दल के सामने चुनौतियां नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। पहली चुनौती होगी संसाधनों की। चुनाव लड़ने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पैसे और संगठन की जरूरत होती है। भाजपा और सपा के पास पहले से मजबूत ढांचा है। नए दल को शुरुआत में इस चुनौती से जूझना पड़ेगा। दूसरी चुनौती होगी
आंतरिक मतभेद की। राजनीति में जब दो बड़े नेता साथ आते हैं तो अहंकार टकराने की संभावना रहती है।